जीवन का मकसद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जीने का सबसे बड़ा मकसद जीना चाहिए। इक्वानिमिटी ऑफ माइंड बहुत बड़ा टेस्ट है कि आपकी जो माइंड की वेव्स हैं, आपकी जो माइंड की सोच है, वो विचलित ना हो। जितना आपको नुकसान या दुख नुकसान करता है, उससे ज़्यादा खुशी करती है। ये देखिए, मैं धार्मिक अगर आपसे सच कहूँ तो मैं हूँ भी और बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हूँ इस लिहाज से क्योंकि मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, स्पिरिचुअली अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, और जब लाइफ में बुरा वक्त आता है तो मैं अपने आप को और अपने जो आप कह सकते हैं आपकी जो कॉन्शियसनेस है, उसे मैं ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे उन चीज़ों का असर ना हो। मेरा नाम सुरेन कुमार उप्पल है। पेशे से मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, और सुप्रीम कोर्ट में वकील होने के साथ साथ मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में भी कुछ वेंचर्स किए। जैसे पहले मैं पब्लिक इंटरेस्ट में और पढ़ाई बच्चों को कराने के लिहाज से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी की थी। अब मैं देश के बाहर एक ज़्यूरिक में स्विट्ज़रलैंड के अंदर सुओ कंसल्टिंग के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, और हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन लिस्बन में पोर्चुगल में भी अभी बनाई है, जिसमें अगेन मैं दुनिया में स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए हम बिजनेस सर्विसेज और मोबिलिटी सर्विसेज दे रहे हैं। देखिए, मैं अभी तो कुछ सफल हुआ ही नहीं हूँ, मुझे बहुत सफलताएं और हासिल करनी है। तो मेरे एम्स मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे लालच है कुछ बड़ा बनने की, बट हाँ हासिल करने की बहुत लालच है। मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ हासिल किया है। जन्म मेरा हुआ है अमृतसर में, पंजाब में, और 1975 में। और उसके बाद मैं पूरे देश में रहा, क्योंकि मेरे पिता अभी वो 76 ईयर्स के हो गए, और उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में जॉब किया, और पूरे देश में हम रहे। पंजाब हमारा होम स्टेट था, बट पंजाब के अलावा सारे देश में रहे। तो इसलिए आज की डेट में हमें अगर कोई पूछता है कि हम कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि हम इंडियन हैं, क्योंकि होम स्टेट जो थी वहाँ हम कभी रहे नहीं, और होम स्टेट के अलावा जितनी स्टेट है लगभग हम सारी जगह हम रहे। फादर का नाम इज्जत राय उप्पल, और ममा का नाम संतोष उप्पल। मेरे पिता आर्म्ड फोर्सेस में थे। जब वो रिटायर हुए तो तब उन्होंने अपनी जर्नी सिक्योरिटी सर्विसेज में बिताई, और डीआईजी रिटायर हुए। तो उन्होंने अपना लाइफ सारा आर्म्ड फोर्सेस में बिताया। नहीं, मदर पूरी हाउसवाइफ थी, और वो पिलर ऑफ सपोर्ट पापा के लिए भी थी और हम सब के लिए भी थी। हमारे पिता खुद बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे, और उनमें हमने उनके अंदर कोई ऐब नहीं देखा। ना उन्होंने आज तक हमारी कभी एक वक्त नहीं आया जब हमने पापा और मम्मा को लड़ते देखा हो। पापा को कभी किसी को ऊंची आवाज़ में या बुरे शब्द जो व्यवहार में अच्छे ना माने जाएं, वो उन्होंने शब्द आज तक किसी के लिए यूज़ नहीं किए। हमारे बड़े भाई के साथ जो हमारी बॉन्डिंग थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि घर में कोई बहन ना होने से तो हम जो एक वैसे राम और लक्ष्मण है वैसे तो हम कभी नहीं बन पाए, और लड़ते भी थे काफ़ी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बचपन में बड़ा भाई जो मेरे से एक क्लास बड़ा हुआ करता था, वो कम लड़ता था और मैं लड़ाका ज़्यादा था। तो बड़ा भाई अपने क्लासमेट से कभी पिटता था, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो उसने फिर मुझे बुलाना कि मेरी क्लास में लड़कों ने मेरी पिटाई की है। मैं जाके उनकी पिटाई करता था, उसके दोस्तों की। और एक वक्त ऐसा आया जब बड़ा भाई धमकी देता था अपने क्लासमेट्स को कि अगर मुझे छुआ भी तो मैं अपने छोटे भाई को लाके तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। तो हमारा आपस में भी जो रिलेशनशिप था, प्यार भी था, लड़ाई झगड़ा भी हम करते थे। बट हमें जब हम
बड़े होने के बाद अलग हुए, अलग रहने लगे, शादियां हुई, तब हमें एक दूसरे का एहसास हुआ कि एक भाई कितना इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। देखिए, पेरेंट्स से मैं आई वुड से कि सभी के माँ बाप अपने बच्चों के लिए आइडियल होते हैं। मैं सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं बताऊंगा कि उन्होंने हमें क्या सिखाया। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है जो मैं अपने नज़रिए में ना कह के दुनिया की नज़रिए में भी जो हमें उनके बेटे रहने और बनने का और बेटे रह के बड़े होने में जो हमें संस्कार मिले, वो बड़े इम्पोर्टेंट थे। एक तो पापा का किसी भी छोटे या बड़े आदमी के साथ डिफरेंस ना लाना। तो उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि कोई उनका नीचे ऑफिसर है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जब वो सीनियर रैंक पे थे तो एक इंस्पेक्टर रैंक का भी ऑफिसर अगर उनके रूम में आता था, जिसे पेशगी कहते हैं, तो उसमें वो चेयर नहीं लेता था, वो सैल्यूट करता था, अपनी काम की बात करते थे और वो चले जाते थे। बट अगर एक स्वीपर की भी वाइफ आती थी तो मैंने पापा को अपनी चेयर से खड़े होकर हमेशा देखा है कि अगर किसी की वाइफ आएगी तो वो खड़े होंगे, पहले वो वाइफ को चेयर पे बैठने को रिक्वेस्ट करेंगे, जब वो बैठेंगी तब वो बैठेंगे। तो उन्होंने परिवार को हमेशा ओहदा दिया, इज्जत दी, इनडिफरेंट कि वो किसकी वाइफ हैं, किसके बच्चे हैं। और हर महीने में वो एक कल्चरल एक्टिविटीज़ रखते थे। बच्चों को, जो सिपाही के बच्चे हों, स्वीपर के बच्चे हों, ऑफिसर्स के बच्चे हों, उनके कल्चरल प्रोग्राम्स कराते थे और अपने पैसे से उन सबको गिफ्ट दिया करते थे। तो ऐसी कई यादें हैं हमारी जिन्होंने हमें बताया कि अगर हम अपनाएं तो पूरी दुनिया अपनी बन सकती है, और अगर हम पराया करना चाहें तो हमारे अपने ही पराये हो जाएं। तो ये संस्कार मुझे हमने पापा से लिए, क्योंकि हमें पिता ने माँ से कम प्यार नहीं किया और माँ ने पिता से कम रोल नहीं अदा किया पिता का। तो हमारी माँ डिसिप्लिन भी थी, खुद बहुत डिसिप्लिन थी। उन्होंने परिवार को जोड़ के रखना, पूरे हमारे ख़ानदान को जोड़ के रखना, आइडियल्स सिखाना। तो हमने, माँ ने प्यार तो जो सारी माँ देती हैं, बट डिसिप्लिन, संस्कार, एक ऊंची सोच रखना और छोटे बातों को और छोटे कर्मों में ना फंसना, ये उनसे हमने काफ़ी सीखा। मेरी जो पढ़ाई हुई है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन्स में हुई पहले, और बड़े छोटे शहरों में, एक बेलाडेला जगह है बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हम पहाड़ों के ऊपर स्कूल था, वहाँ पढ़ते थे। और मैं तो कई बार बस में ना जाके जंगल से उतर जाता था भालू ढूंढने के लिए, तो शायद मैं मोगली बन जाता अगर मैं वहीं पे रहता। बट उसके बाद हम अलग अलग शहरों में पढ़े, हैदराबाद में पढ़े, विशाखापट्टनम में पढ़े। और हमने 12th जब मैंने कंप्लीट की, तो 12th करने के बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की, और जो मेरा बीटेक बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स था उसमें मैं वन ऑफ द टॉपर्स था इंडिया में। और फाइनली फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस में एडमिशन ली। बट वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो सुबह से शाम तक था और मुझे आईएएस बनने का शौक़ था। तो मैंने लॉ फिर चूज़ किया, और लॉ में मैंने कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। और वो 3 साल की पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में और साइबर लॉज में अपनी स्पेशलाइजेशन की, जो फर्दर 1 साल की थी। और 2001 में मैं फिर जो अटॉर्नी जनरल थे देश के, मिस्टर के परासरन, जिनको शायद आज के ज़माने में, जिन्होंने राम जन्मभूमि का केस लड़ा, उनके चैम्बर में मैंने उनके नीचे वकालत शुरू की। और एक ब्रीफ पीरियड के लिए मैं पी चिदम्बरम साहब के साथ भी रहा, और फिर उसके बाद से मैं इंडिपेंडेंट लॉयर बना। कॉलेज लाइफ में जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस था रामकृष्णा मिशन का। तो मेरी क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में लड़कियां ज़्यादा होती थी, तो हम 2 लड़के थे और 48 लड़कियां थी। तो मुझे लड़कों के साथ उठने बैठने का और शरारतें करने का तो मौका नहीं मिला। बट मैं वैसे भी सभ्य था, बातचीत में, काम में, पढ़ाई में। और रामकृष्णा मिशन में मैं काफ़ी एक्टिव हुआ, और रामकृष्णा मिशन में मैं योगा भी सिखाता था विशाखापट्टनम में। और मैंने वहाँ पे यूथ कन्वेंशन होती है, यूथ जो
स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, वो मैं पूरे यूथ कन्वेंशन इंडिया की मैंने 2 बार होस्ट करवाई। तो मेरा ग्रेजुएशन काफ़ी इनलाइटनिंग था। अब देखिए, लॉ में आना कोइंसिडेंस था एक्चुअली। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे थे, तो मैंने एक लॉ का भी भरा था। जब मैं दिल्ली में था और मुझे विशाखापट्टनम पापा के पास वापस जाना था, तो उन्होंने बोला 1-2 दिन और रुक जाओ, लॉ का एग्ज़ाम भी दे दो। तो जब मैं लॉ का एग्ज़ाम देने गया, तो मुझे एहसास नहीं था कि उसकी कंपटीशन होता है, लोग कोचिंग्स लेते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। मैंने वो एग्ज़ाम दिया और मैं 8th रैंक से ऑल इंडिया में आया। जब मैं आया तो मुझे लगा कि मैं एडमिशन लेके भी देखता हूँ। तब तक IIMC में सुबह 9 से लेके 5 बजे तक क्लासेस होती थी, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि शायद मैं जो अपनी लाइफ में सिविल सर्विसेज या सेल्फ स्टडीज़ और बाकी लाइफ में करना चाहता हूँ, वो शायद उतना मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा था IIMC में। तो मैंने लॉ का एग्ज़ाम दिया। लॉ में जब मैं टॉपर बना और तब मैंने अपने फ्रेंड से और रिलेशंस में बात की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि लॉ बहुत अच्छा हो सकता है, और लॉ करने के बाद आप कुछ भी बन सकते हैं, स्टेट्समैन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, और लॉयर अपने आप में बनना भी बुरी बात नहीं है। तो मैंने तब लॉ में स्टार्ट किया, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लॉ के फर्स्ट सेमेस्टर में ही जो PIC थी, हमारी नमिता अग्रवाल मैडम थे, उन्होंने मुझे जब कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप हमारा एक एग्ज़ाम शिफ्ट कर दें जो क्लैश कर रहा था प्रीलिम्स एग्ज़ाम से, सिविल सर्विसेज से। जब मैं उनसे रिक्वेस्ट लेके गया, क्योंकि सारे बच्चों ने बोला कि हमारी मैडम सुनेंगे नहीं, सुरेन आप अच्छे चहेते स्टूडेंट हो, आप जाके बात करो। जब मैं गया और मैंने बात की, तो मैडम ने पूछा मुझसे कि सुरेन, यू कांट बी बीटन बाय द सेम बग कॉल्ड UPSC। तुम उस UPSC के कीड़े से काटे हुए नहीं लगते हो, तुम तो अच्छे स्टूडेंट हो और तुम्हें बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है, तो तुम वकालत पे फोकस करो। मैंने वो दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने वकालत में सिंसियरली पढ़ाई की। मेरी शादी 2005 में हुई, और मेरी वाइफ का नाम शिप्रा है, शिप्रा उप्पल, और वो मैनेजमेंट में काम उन्होंने किया। उन्होंने MBA की थी, उस वक्त वो FICCI में काम कर रही थी, और पहले CII का एक्सपीरियंस था, और अब वो सोशल लाइफ में लोगों के विमेन एम्पावरमेंट में और जो NLP प्रोग्राम्स होते हैं उसमें काफ़ी काम करती हैं। दैट इज़ मोर ऑन सोशल एस्पेक्ट्स एंड एम्पावरमेंट। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा पार्थ उप्पल है, जो 11th क्लास में पढ़ रहा है कोठारी इंटरनेशनल स्कूल में, और मेरी छोटी बिटिया राध्या उप्पल है, जो अभी 2nd क्लास में, सेम स्कूल में, कोठारी इंटरनेशनल। देखिए, लोग कई बार वैसे कह देते हैं कि उनकी वाइफ का बहुत सपोर्ट है। आई थिंक 2 फैक्टर्स रहे हैं मेरे लाइफ में। एक तो मेरी वाइफ ने कुछ गलतियां जो मैं कर सकता था लाइफ में, उससे रोका मुझे, इन द सेंस कि मुझे दुनिया के बारे में जो पता हो, एज ए वकील आदमी एक्सपेक्ट करता है कि वकील काफ़ी कुछ समझ सकते हैं दुनिया को, बट आदमी गलती भी बड़ी करता है। तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ मुझे चेक करती हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, तो ऑन द फेस ऑफ इट लगेगा कि नेगेटिव अप्रोच है, बट वो मुझे हमेशा कॉशियस लाइफ के डिसीजन लेने में मुझे सहयोग करती हैं। और दूसरा, शी इज़ हरसेल्फ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। आई थिंक वो मेरे साथ एक वक्त हमेशा ना भी खड़ी हूँ, बट द रियलिटी कि वो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं जो बच्चों को भी संभाल सकती हैं, उनको अच्छी स्ट्रेंथ दे सकती हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी मेरे लिए एम्पावरिंग सिचुएशन है कि मैं अपने लाइफ में काफ़ी जो अपने आज की डेट में मेरी उपलब्धियाँ कहो, या उपलब्धि तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब जो भी मैं लाइफ में कर पाया हूँ, उसमें पेरेंट्स और वाइफ का रोल बहुत रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन FICCI में जब MP सिंह सर ने रिकमेंड किया था, तब मैं वहाँ किया था। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने जब 1-2 महीने में देखा कि वहाँ ना मैं आर्बिट्रेटर हूँ और ना मैं लॉयर की तरह आर्ग्यू कर रहा हूँ, मैं एक ऑफिस मैनेज कर रहा हूँ जो आर्बिट्रेशन का है, तो मुझे वो थोड़ा सा खला, जबकि सैलरी काफ़ी अच्छी थी। मैं MP सिंह सर के पास वापस गया और मैंने उनसे कहा कि सर मुझे मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, सैलरी से मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो तब
मिस्टर MP सिंह सर ने मुझे रिकमेंड किया कि इंडिया में 2 वकील हैं जो टॉप के वकील हैं, आप उनके पास जाओ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अब मर्जी उनकी है, क्योंकि वो इतने बड़े वकील हैं कि मैं केवल रेफ़र कर सकता हूँ, बट मैं उन्हें कह नहीं सकता हूँ कि आपको रख लो। बट मेरी इच्छा है कि आप इसे टॉप वकीलों में 2 वकील उन्होंने बताए, एक थे मिस्टर नरीमन और दूसरे थे मिस्टर के परासर। तो अनफॉर्चुनेटली नरीमन साहब की 2 दिन पहले देहांत हुआ। तो MP सिंह सर के पास जब मैं लेटर लेकर गया रेफरेंस का, तो उन्होंने मुझे पहली बार में ही मिलने के बाद रख लिया और मेरी वकालत मिस्टर परासरन के अंडर टूटलेज में स्टार्ट हुई और मैंने करीब 1.5 से 2 साल उनके अंडर प्रैक्टिस की और उनके अंडर प्रैक्टिस करते हुए भी मैं इंडिपेंडेंट मैटर्स करने लग गया था। और 6 महीने के लिए मैंने करीब P चिदम्बरम साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने से जस्ट पहले जो उनके 6 महीने थे, वो मैंने उनके साथ प्रैक्टिस की और उसके बाद से फिर मैं इंडिपेंडेंट रहा। इंडिपेंडेंट होते हुए मैंने, इंटरेस्टिंग है कि मैंने 14 ऑफिसर्स बदले। मैं अपने काम करता गया, मैंने चंडीगढ़ में ऑफिस खोला, मैंने बॉम्बे में किया, दिल्ली में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में खोला ऑफिस। अब मैं जाके फाइनली इस ऑफिस में करीब 3 साल से हूँ। और केसेस में अगर मैं कहूँ तो मैंने शुरू में ही करीब 17 हाई कोर्ट्स में जाके आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया था। और डिफ़िकल्ट केसेस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं। केस कभी भी डिफ़िकल्ट या इजी नहीं होते। आप प्रिपेयर्ड हैं तो वो इजी हैं, आप नहीं हैं प्रिपेयर्ड तो कोई भी छोटा से छोटा मैटर डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने जो मैटर्स किए उसमें अगर मैं याद कर पाऊँ तो मैं 1 साल या 2 साल की प्रैक्टिस में स्टेट्स में जाके एडवोकेट जनरल्स के अगेंस्ट आर्ग्यू करता था मैटर, वहाँ के टॉप वकीलों के अगेंस्ट करता था और काफ़ी सक्सेस मुझे मिली। मैं जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ लीडिंग केसेस हैं इंडिया के, टेंडर्स को लेके, कंसेशन एग्रीमेंट्स को लेके, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके, उनमें लीडिंग केसेस पे मैंने लीड काउंसिल की तरह आर्ग्यू किया। एक SR का केस था जिसमें SR की रिकॉर्डेड जो टेप्स थी वो मेरे पास आई थी। उसमें पुराने जो 2001 से लेके 5 तक की SR के ने रिकॉर्डिंग्स की थी कंपनी ने, और उस रिकॉर्डिंग्स में उस वक्त के टॉप लीडर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, टॉप कॉरपोरेट्स, चाहे उसमें मुकेश अंबानी हो या मिस्टर कामत हो, अनिल हो, अमर सिंह हो, प्रमोद महाजन हो, सबकी रिकॉर्डिंग्स थी। तो उस मैटर के बाद मेरे लिए वो एक पल था जो थोड़ा स्ट्रेसफुल था। मैं ये नहीं कहूँगा डिफ़िकल्ट, बट स्ट्रेसफुल। देखिए, हम जो भी मैटर्स लग रहे होते हैं, हमें हफ्तों पहले से हम तैयारी कर लेते हैं। हमारे यहाँ देखिए, वकालत 2 तरह की होती है। एक वकालत होती है कि आप कोर्ट में जा रहे हैं और हर दिन जा रहे हैं और उसमें आप एडजर्नमेंट्स भी ले रहे हैं, हर एक कोर्ट के मैटर में खड़े हो रहे हैं। हमारी जो वकालत है उसमें हमने शुरू से ही, हमने परासरन सर से भी मैंने वही सीखा था कि जब मैटर लगता है हम केवल तब जाते हैं और बाकी टाइम हम सेल्फ स्टडी में बहुत फोकस करते हैं। तो हमारे जो ऑफिस में हम फाइलिंग नहीं करते हैं, बहुत 5 से 10% मैटर्स होंगे जहां हम खुद फाइल करते हैं मैटर्स। मैक्सिमम मैटर्स हमारे लोकल काउंसिल्स फाइल करते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जो हमारी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी वैसे ही होती हैं। और हमारे ऑफिस में हम स्पेशलाइज करते हैं, जैसे 1 हफ्ते 10 दिनों के बाद जो मैटर्स हैं उनका हमें पहले ही पता होता है कि इसमें क्या स्टेज है आर्गूमेंट्स की या प्लीडिंग्स की क्या स्टेज है, तो उसमें रिसर्च क्या करनी है। एंड आई कैन प्रॉमिस कि हम वकालत में जो इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स हैं या टॉप लॉ ऑफिसर्स हैं, जब क्लाइंट्स वहाँ से मैटर नहीं अच्छी तरह करवा पाते तब वो हमारे पास आते हैं। देखिए, मुझे लगता है ऐसी चुनौती कोई भगवान मतलब अगर आपको चाहता है कि आप एक रास्ते पे चलते रहें तो वो आपको चुनौतियाँ लगती नहीं हैं। मुझे नहीं लगता भगवान ने मुझे इतना प्यार और इतना सरल ज़िंदगी दी है कि मैं कहूँ कि मेरी लाइफ में बहुत चुनौतियाँ आई हैं और मैं चुनौतियों पे विजय पाता गया। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। मैं लाइफ को एज सिंपल जैसे जी सकता हूँ मैं वैसे जीता आया हूँ। कुछ हासिल किया तो मैंने कोई खुशी हासिल नहीं दिखाई, कहीं कुछ नुकसान हुआ और काफ़ी नुकसान हुए हैं लाइफ में, फाइनेंशियल नुकसान हुए, पर्सनल नुकसान हुए, बट उसमें मैं विचलित भी नहीं हुआ। एक भगवत गीता में एक बड़ा अच्छा वर्ड है जो मैं कहता हूँ, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। इक्वानिमिटी ऑफ माइंड बहुत बड़ा टेस्ट है कि आपकी जो माइंड की वेव्स हैं, आपकी जो माइंड की सोच है वो विचलित ना हो।
जितना आपको नुकसान या दुख नुकसान करता है उससे ज़्यादा खुशी करती है। अगर हम ये रियल में पहचान पाएँ कि जो आपने लाइफ में हासिल किया, खुशियाँ मिली, उससे जो घमंड आया, उससे जो एरोगेंस आई, उसमें जो आप अपने आप से दूर हो जाते हो, वो जो हम नुकसान करता है, वो पीरियड नुकसान करता है, वो सोच जो नुकसान करती है, वो कभी भी आपका नुकसान होना, आपकी लाइफ में फेल करना, वो उतना नुकसान नहीं करता। मेरी लाइफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ इक्वानिमिटी ऑफ माइंड। मैं कोई चीज़ बुरी भी होती है तो थोड़ी देर सोचता हूँ, बट मेरे ख्याल से मैं सोच भी नहीं पाता हूँ। नुकसान हुआ, आगे बढ़ो, अच्छा हुआ तो भी आगे बढ़ो। ये देखिए, मैं धार्मिक अगर आपसे सच कहूँ तो मैं हूँ भी और बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हूँ इस लिहाज से क्योंकि मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, स्पिरिचुअली अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, और जब लाइफ में बुरा वक्त आता है तो मैं अपने आप को और अपने जो आप कह सकते हैं आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसे मैं ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे उन चीज़ों का असर ना हो। देखिए, जीवन तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। देखिए, लोग कहते हैं कि जी जीवन का मकसद ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जीने का सबसे बड़ा मकसद जीना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हमें जीना है और हमें जीते वक्त कैसे जीना चाहिए, तो आई थिंक लाइफ इज़ टू सिंपल टू बी टेकन सीरियसली। अगर हम अपनी लाइफ में प्रेजेंट में जिएं और कल की चिंता ना करें और पुराने वक्त को देख के ना उससे कुछ द्वेष लेकर आएँ, ना उससे कोई एरोगेंस लेकर आएँ, और जो आज है उसको फुल एंजॉय करके जी सकें, तो लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। क्योंकि बहुत कुछ हम मिस कर जाते हैं लाइफ में जब हम प्रेजेंट में नहीं जीते। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रामकृष्ण मिशन है। क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में जब पढ़ाई कर रहा था तो काफ़ी रेस्टलेस हुआ करता था, गुस्से वाला, रेस्टलेस, झगड़ा भी करता था, पेरेंट्स से मेरी नहीं बनती थी, भाई को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। और उन हालात में मैं रामकृष्ण मिशन में एक्चुअली गलती से गया था, और वहाँ स्वामी बोधमयानंद जी हैं, वो मिले मुझे। फिर मैंने कुछ किताबें पढ़ने लगा। और आप जब कहते हैं कि आप स्पिरिचुअल बनने के लिए जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं और उसके बाद आपको संस्कार मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। बट उस माहौल में एफर्टलेसली मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई। मैंने स्वामी जी के पैर भी नहीं छुए कई साल। मैंने रामकृष्ण मिशन में एक भी आरती अटेंड नहीं की कई साल तक। बट जो वो टाइम था, जो मैं वहाँ पे जाके उस माहौल में लोगों के साथ सीखता था, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी लाइफ में कब बदलाव आया। बट इतना बदलाव आया कि शायद मेरी लाइफ का पर्पस भी बदल गया, लाइफ में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बदल गए, नज़रिया बदल गया। और जब मुझे तब एहसास हुआ जब मेरी मम्मा स्वामी जी से मिले एक बार, और उन्होंने बोला कि आपने हमारा बेटा हमें लौटा दिया। हाथ जोड़ के जब उन्होंने पैर छुए स्वामी जी के, तब मुझे एहसास हुआ कि क्या अंतर आया मेरे में। देखिए, थोड़ा बहुत मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ कर पाता हूँ, बट हाँ, मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं आखिरी 2 सालों में उसका प्रेसिडेंट भी था। तो कोविड के वक्त मैं रोटरी क्लब नोएडा का प्रेसिडेंट था। उसके अलावा मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हूँ। मैं बाप्स जो स्वामीनारायण संस्था है उसके साथ भी कुछ जुड़ा हूँ। तो उस तरह से मैं कुछ ना कुछ लीगल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे जो मैं उनके साथ जुड़ के कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ करें। देखिए, रोटरी हेल्थ केयर में काम करती है। कोविड के वक्त हमने कोशिश की थी, यहाँ पे नवीन अग्रवाल जी भी हैं नोएडा में, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। मैंने भी अपनी तरफ से जो मैं कर सका कि लोगों को खाना बनवा के भिजवाना जो क्वारंटाइन थे, उसके अलावा मेडिसिन फ्री में लोगों तक पहुंचानी, सिलेंडर्स भर भर के हमने
हरिद्वार और बाहर जगहों से सिलेंडर भरवा के मैं लाता था, खुद ही ड्राइव करके लोगों के यहाँ जाके सिलेंडर देता था, फिट भी करता था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं बहुत कोविड पेशेंट्स के साथ गया, उनके साथ रहा, उनका इलाज में दवाइयाँ भी देता रहा, पर भगवान ने मुझे बचाए रखा। तो मुझे कोविड हुआ भी होगा और शायद कई बार हुआ होगा, बट उस जर्नी में मैंने जो मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन भी मिली। तो रोटरी ऑर्गेनाइजेशन और रोटरी के अलावा भी मैं कहूँगा कि जो भी पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं वो बहुत हैं इंडिया में। उनमें काम करने वालों की गिनती नहीं है। कोई लोग सामने आते हैं, कुछ लोग सामने नहीं आते हैं। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे दोनों पापा और मामा बहुत स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, और स्पिरिचुअली उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी वाइफ मेरे लिए स्ट्रेंथ है, एक शी इज़ अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ एंड बैकबोन। मेरे बच्चे मेरे लिए इंस्पायर करते हैं मुझे और करने को। अब मैं लाइफ में कुछ भी सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको बड़ा मैं इमेजिन कर पाता हूँ कि वो कैसे जुड़े होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, उनको भी अच्छे संस्कार ट्रांसफ़र हों, उन्हें भी अच्छे काम वो सीख सकें, देख सकें। तो वो मेरी इच्छा है। बाकी कलीग से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, हमारे ऑफिस में भी, और मेरी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ सभी मुझे सिखाती हैं। और प्रोफेशनली आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे जो कलीग्स हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं कि मैं उनसे हर दिन सीखता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ लाइफ में मैं अपने आप को अगर इमेजिन कर पाऊँ तो मेरी इच्छा होगी कि मैं लाइफ में जो मुझे प्रेरित किया, जिस फिलॉसफी ने जो मुझे प्रेरित किया एक हायर कॉन्शियसनेस ने, उस कॉन्शियसनेस में रहते हुए अगर मैं वो मैसेजेस बार बार दे पाऊँ, और वो केवल जुबान से नहीं जी के दे पाऊँ, मतलब अपने कर्मों से दिखा पाऊँ, तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। नौकरियां आप ना सोचो, एंटरप्रेन्योरशिप सोचो। आप ये ना लिमिटेड सोचो कि आपको धर्म कुछ बना देगा, आपको आपकी जाति कुछ बना देगी, आपकी सरकार कुछ बना देगी, आपकी सरकार की पॉलिसीज कुछ बना देगी। मैं मैक्सिमम इनकम टैक्स देता हूँ, करीब 5 से 6 महीने जो मेरी कमाई होती है साल की, मैं इनकम टैक्स देता हूँ। बट मुझे नहीं लगता कि मैं बीमार होने के बाद सरकारी हॉस्पिटल में आसानी से जाऊँगा या मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। उसका रीज़न क्या है कि हमें मतलब इस देश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और यूथ को यही सोचना चाहिए कि वो इंडिया का सिटीज़न नहीं, वो ग्लोबल सिटीज़न है। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ को पहचाने, अपने आप को ग्लोबली एसेट बनाए, एक हिंदू मुस्लिम और ईसाई ना बना के और सिख ना बना के, वो ये बनाए कि मैं एक दुनिया का एक खूबसूरत एसेट कैसे बन सकता हूँ, दुनिया मेरे से क्या चाहेगी, क्या मेरे से उम्मीद रखती है, और मैं दुनिया की उस उम्मीदों पे कैसे खरा उतरूं। लार्जर कैनवस में अगर हम बच्चे और यूथ अपने आप को अगर देख पाएं तो शायद वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कर पाएं, सिवाय इसके कि अगर हम सिस्टम में रह के सिस्टम की कमज़ोरियों पे आशाएं रख के सोचें कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द पोटेंशियल इज ऑफ अ किड, ऑफ अ चाइल्ड। वी कांट एक्सपेक्ट कि माँ बाप छोड़ के जाएंगे या सरकार कुछ कर देगी। देखिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि शी हैज़ लॉट ऑफ पावर, शी हैज़ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपनी लाइफ में जितना फोकस्ड होके लाइफ के अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ, उतनी वो और खुश होंगी, उतनी प्रोडक्टिव होंगी, उतनी दुनिया को दे पाएंगी। तो इट इज़ टाइम फॉर हर। हमें फाइनेंशियली हम भगवान की दया से सेफ हैं, हमें कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो वो अपनी लाइफ जी सकती है। अभी उनके पास सारी उम्र है, वो बहुत कुछ कर सकती है। बच्चों के लिए मुझे यही होगा उम्मीद उनसे कि वो अपनी लाइफ में अपना जो मकसद है वो हासिल करने के लिए जान लगा दें। ये लाइफ बार बार नहीं आती है।